नमस्कार साथियों। यह आज हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम दो क्लास YouTube पे अपलोड कर चुके हैं, जाके आप देख लीजिए। बहुत अच्छी श्रृंखला है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम चिन्हित करके ला रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये तीसरी क्लास हम आज लेके आए हैं, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो एमपीपीएससी के द्वारा आगामी परीक्षाएं हैं, जिसमें एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एक एग्जाम है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी परीक्षा आने वाली है। उसके साथ साथ में जो एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें जो अ, मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिट हैं, उनको भी ये कवर करेगी क्लास। तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड किस नगर में संपन्न हुआ? तो जो भारत में जो 44वां शतरंज ओलंपियाड जो हुआ था 2022 में, वो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। और इसमें जो विजेता रहे, विजेता वर्ग की दो कैटेगरी थी इसमें, जिसमें से एक ओपन कैटेगरी में जो विजेता रहे वह उज्बेकिस्तान रहा, और दूसरा जो महिला वर्ग में जो विजेता रहे वह यूक्रेन रहा। ये 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है, या अ, फेड फेडरेशन बोल सकते हैं कि जो फिडे होता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं जिसको, इसके द्वारा एक आयोजित कराई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम शतरंज की प्रतियोगिता है। और जो फिडे है वो इसको, जो चेस है उसको इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट करती है, जैसे फीफा फुटबॉल के लिए, और क्रिकेट के लिए आप जानते हैं जैसे आईसीसी है, वैसे फिडे होता है। और आगे थोड़ा और जान लेते हैं कि जो 2024 में 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, ओलंपियाड जो कि जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, उसमें दोनों कैटेगरी में जो विजेता रहा वो भारत रहा। ओपन कैटेगरी और महिला कैटेगरी दोनों में जो विजेता था भारत था। चलिए आगे चलते बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत पद्मश्री प्रफुल्ल कर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो जो अ, पद्मश्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, अ, तो वह एक संगीतकार थे, और उड़िया संगीतकार थे, जिनको कला के क्षेत्र में 2015 में पद्मश्री दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली अ, मध्य प्रदेश की जो पहली महिला पर्वतारोही है वो मेघा परमार हैं, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से है। मेघा परमार जो मध्य प्रदेश की पर्वतारोही हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश के तीन और पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एक भगवान सिंह, जो कि भोपाल से हैं, रत्नेश पांडे सतना से हैं, मधुसूदन पाटीदार है इंदौर से हैं। तो जो मेगा परिमार है वो चौथी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पर्वतारोही हैं। बाकी और भी दिए हैं जैसे अरुणिमा सिन्हा। तो जो अरुणिमा सिन्हा है वो पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं,
जो एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली महिला दिव्यांग रही हैं। अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। और जो शिवांगी पाठक हैं, वह हरियाणा की हैं, जो 16 वर्ष की आयु में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? ये क्वेश्चन मेरे को ठीक नहीं लग रहा। बाकी ये पूछना चाह रहा है कि जो लाडली लक्ष्मी उत्सव का जो आयोजन है वो किस तिथि को किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 मई। तो साथियों, ये 2 मई को अ, लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। अ, इसका जो उद्देश्य है वो लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। बाकी और भी डेट्स दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे 30 अप्रैल, या 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। एक जो 5 मई दिया है, 5 मई के दिन अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्धचालक किस प्रकार के हो सकते हैं? तो अर्धचालक तात्विक हो या मिश्रण, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। और जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर, वो चालक और कुचालक के बीच की स्थिति होती है, जो अर्धचालक में पाई जाती है। और यह सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि से बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूएसबी पोर्ट की सहायता से अधिकतम कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? तो जो यूएसबी जो पोर्ट होता है, उसके जो हब के माध्यम से, जो यूएसबी जो हब होता है, उसके माध्यम से हम अधिकतम 127 उपकरणों को जोड़ सकते हैं। और जो यूएसबी है, इसका थोड़ा जान लेते हैं। यूएसबी को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, या यूएसबी है जो कंप्यूटर और जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उनके बीच में डेटा और पावर को कनेक्शन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो जो एआई है, उसका उपयोग हम रोबोटिक्स, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, आभासी वास्तविकता, उपयुक्त सभी में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? तो दोस्तों, जो रोबोटिक जो तकनीक है, उसका उपयोग भी अंतरिक्ष में ग्रह की खोज संबंधी मिशन के लिए भी किया जाता है, ह्यूमनॉइड में भी किया जाता है, ड्रोन में भी किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। थोड़ा जान लेते हैं रोबोटिक्स के बारे में। तो जो रोबोटिक्स के जो जनक हैं, वो जोसेफ एंजल वर्ग है। जोसेफ एंजल वर्ग है, जिन्होंने पहला जो औद्योगिक रोबोट यूनिमेट बनाया, और रोबोटिक्स कंपनी यूनिमेशन के भी ये सह संस्थापक रहे। बाकी जो पहला रोबोट था, उसको बनाया था सी डोवल ने।
और जो रोबोटिक्स के जो नियम थे वो दिए थे आइजैक असिमोव ने। दोस्तों जो ह्यूमनाइड के अंतर्गत जो रोबोट आते हैं उनमें एक सोफिया हो गया, व्योम मित्र हो गया इसरो का, और ड्रोन के अंतर्गत जितने भी जो ड्रोन आते हैं वो होते हैं, इसमें भारत का एरावत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों जो कंप्यूटर जो वायरस जो शब्द का उपयोग किया था वो सबसे पहले 1983 में फ्रेड कोहन के द्वारा किया गया था। और जो कंप्यूटर वायरस होता है एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। बाकी डेविड है हाफमैन, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। या अमेरिकी गणितज्ञ थे जिन्होंने कंप्यूटर जो ग्राफिक्स होता है उसमें अपना योगदान दिया। एक जिम ग्रे के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इनको कंप्यूटिंग में योगदान के लिए ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हेतु क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल कौन सी है? तो भारत में जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो पहल है वो जीआई क्लाउड है। और इसको मेघराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो ई गवर्नेंस होता है उसमें जो सेवाओं के लिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ उठाने के लिए एक सरकार की पहल है मेघराज, और जो कि 3 प्रकार की सेवाएं देता है, जैसे आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पीएएस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और एक होता है आपका एसएएस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये 3 टाइप की सर्विस देता है। और बाकी जो ई प्रमाण एक पोर्टल है जो डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस परियोजनाओं को राज्यों के सही रूप में मिलाइए। तो दोस्तों इसमें जो ज्ञान दूत है वह मध्य प्रदेश का है, और जो डोकनेट है अ, राजस्थान का है। नहीं सॉरी, डोकनेट जम्मू कश्मीर का है। और आपका जो सारथी है वो राजस्थान का है, और जो सेतु है वो महाराष्ट्र का है। तो इसका जो मिलान बनेगा, पहले का 4, दूसरे दूसरे का 2, या पहले का डी, दूसरे का बी, और तीसरे का ए, और चौथे का सी। इस टाइप का बनेगा, तो इसका जो विकल्प भी है जो सही होगा। बाकी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो ज्ञानदूत ई गवर्नेंस फेल है, जिसको 2000 के आसपास धार जिले से प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के इंटरनेट डोमेन का नाम सफिक्स नहीं होता? तो दोस्तों जो डोमेन सफिक्स होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉट कॉम, तो ये कमर्शियल के लिए यूज होता है। डॉट ओ आर एन जी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। तो ये
डॉट edu ये एजुकेशन के लिए होता है, डॉट gov या गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। तो ये डोमेन सफिक्स हैं जो यूज होते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो जिसका जो डोमेन सफिक्स यूज नहीं करता। तो पीएचसी के द्वारा इसका जो आंसर था वो अमेरिका माना है। बाकी मैंने जितनी भी इसमें थोड़ा बहुत डाटा निकाला और रिसर्च की, तो मैंने पाया कि जो सभी देश हैं उनका एक डोमेन नेम होता है। जैसे यूएस का डॉट यूएस, और जो भारत का डॉट इन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का है डॉट एयू हो गया, जापान का है डॉट जेपी। तो इस टाइप के इनके डोमेन नेम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूडीपी का जो यूडीपी है उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। जो यूडीपी होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट व उपकरणों के बीच तेज कनेक्शन रहित संचार को सक्षम बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन भी है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 के किस अनुभाग में या धारा में की गई है? तो दोस्तों जो आईटी एक्ट 2000 है उसकी जो धारा 3 है उसमें जो डिजिटल हस्ताक्षर की जो कानूनी मान्यता है उसके बारे में प्रावधान किया गया है धारा 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जो भड़म नृत्य है वो भारिया जनजाति से संबंधित है। और भारिया जनजाति के और भी जो नृत्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे भड़म के साथ साथ में सैतम, अहिराई, कर्मा, ये भारिया के नृत्य हैं। बेगा के नृत्य भी जान लेते हैं। बेगा में परधोनी, सेला, बिमला, कर्म, ये बेगा के हैं। और हम सेरिया के जान लेते हैं जिसमें लहंगी, दुलदुल घोड़ी, और इंद्रपुरी, ये सेरिया के नृत्य हो गए। भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनके अंतर्गत आएंगे अपने भगोरिया, घूमर, गबरी आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैरव भैरवगढ़ किस कारण प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो भैरवगढ़ है वो उज्जैन में जो ब्लॉक पेंटिंग होती है उसके लिए फेमस है। तो जो हाथ से कपड़ों पर जो पेंटिंग की जाती है तो उसके लिए फेमस है। तो जो वस्त्र उद्योग जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। और बाकी जो काष्ठ कार्य के लिए जो मध्य प्रदेश के जो जिले फेमस हैं उनमें जनजाति जिले आते हैं। जनजाति जिलों के अंतर्गत धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट। बाकी जो सीसा जो उद्योग है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में सीसा उद्योग होता है। तो जो ग्वालियर है और इंदौर, दोनों सीसा उद्योग के लिए अभी अ, सीसा उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ सीसा उद्योग से संबंधित उद्योग विकसित हो रहा है। बाकी जो मूर्तिकला जो उद्योग है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मूर्तिकला में जो पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं उनमें जबलपुर और ग्वालियर, जबलपुर में जो संगमरमर की मूर्तियां, ग्वालियर में
पत्थरों की मूर्तियां। आज जो ग्वालियर और जबलपुर में जो पत्थर की मूर्ति होती हैं, जो टेराकोटा से जो मूर्ति बनती है, इनका जो उद्योग है छतरपुर, सागर और छिंदवाड़ा में। जो धातु मूर्तियां हैं, उनका जो उद्योग है वह बालाघाट, सागर और उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो जो श्री बलराम जाखड़ जी हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और इन्होंने जो 8वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था, और जिनका जो समय था 80 से 89 रहा था जो लोकसभा अध्यक्ष का। तो जो सबसे लंबा कार्यकाल भी माना जाता है लोकसभा अध्यक्ष का। बाकी जो बलराम जाखड़ जी हैं, वो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल रहे 2004 से 9, और जो भारत सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो कृषि मंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 1991 से 96 रहा। और जो बलराम जाखड़ जी हैं, वो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। तो उसका जो कार्यकाल रहा था 1977 से 1980 के बीच में। बाकी जो बी डी शर्मा, भगवान दयाल शर्मा, जो राज्यपाल रहे थे मध्य प्रदेश के, 3 बार राज्यपाल रहे। और हरियाणा के सीएम भी रहे जो केसी रेड्डी हैं, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। और जो मैसूर जो राज्य था, जो वर्तमान में कर्नाटक है, उसके पहले सीएम भी रहे थे केसी रेड्डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, उसको मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, तो हुआ था 30 दिसंबर 1993 को इसे पारित किया गया था। तो जो विकल्प सी है 30 दिसंबर 1993। बाकी यह मध्य प्रदेश में जो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1992 का, वो लागू कब हुआ? तो ये 25 जनवरी 1994 में लागू हुआ था। बाकी जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो केंद्र सरकार ने इसको जो लागू किया था, उसकी जो डेट है 24 अप्रैल 1993। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम की जो संख्या है अभी बढ़ के 17 हो गई है। हाल ही में जो भिंड है उसको 17वां नगर निगम घोषित किया है। जो पहला जो नगर निगम था मध्य प्रदेश का, वह जबलपुर था, जो 1864 के आसपास बनाया था। और जो सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो मध्य प्रदेश का जो निगम है, नगर निगम, वह इंदौर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जो मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है, उसमें कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जो खरगोन के साथ साथ में जो कपास है, वो धार, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर आदि जिलों में होती है। और इन जिलों में कपास का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इन्हें सफेद सोने वाले जिले बोला जाता है, सफेद सोना। बाकी जो मंदसौर है, उसमें अफीम का उत्पादन होता है। आगर मालवा संतरे की जो फसल है उसके लिए जाना जाता है। होशंगाबाद में गेहूं का उत्पादन होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक संवर्धन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 2025 में औद्योगिक संवर्धन नीति घोषित की थी। इसका जो उद्देश्य था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। और राज्य की जो जीडीपी है, मध्य प्रदेश राज्य की जो जीडीपी है, अ, उसको 2030 तक 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना, इसका जो उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो जो चूना पत्थर का जो उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान है, अ, वह दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश। और जो भारत में जो पहले स्थान पे है वो राजस्थान है। और जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक देश है। जो चूना पत्थर है जो उत्पादन सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देता है। सीमेंट उद्योग में इसका यूज होता है चूना पत्थर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसका जो आंसर है डी, ज्योति है, क्योंकि मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है भारत में। कोयला उत्पादन की जो दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में जो स्थान है, वो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि जो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश है कोयला उत्पादन में 13% का योगदान देता है कुल भारत में। बाकी जो 2025 के अनुसार भारत के जो कोयला उत्पादक राज्य हैं उनमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये प्रथम 3 राज्य हैं। उसके बाद चौथे पे मध्य प्रदेश आता है। और भारत का जो दुनिया में कोयला उत्पादन में जो स्थान है दूसरा है। पहला किसका है? चीन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का जो सकल राज्य मूलवर्धन में लगभग कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो जो 2020-21 में जो वानिकी क्षेत्र में जो सकल राज्य मूलवर्धन में जो योगदान रहा वो लगभग 2% था। और मतलब 2.35% के आसपास था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी नए आंकड़े आ गए हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के, तो आप उनके अकॉर्डिंग भी देख के जाइए। मध्य प्रदेश में वर्ष 24-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो ये एक अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देख लेते हैं आंकड़े। तो 2024-25 के जो अग्रिम अनुमान जारी हुए हैं उनमें जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो क्षेत्रों का योगदान है, ये 3 क्षेत्र होते हैं उनका जो योगदान है उनके बारे में पूछ रहा है कि सर्वाधिक योगदान किसका था। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका सर्वाधिक योगदान था। तो इसमें 44.34% या 44.34% का योगदान रहा प्राथमिक क्षेत्र का। और जो द्वितीय क्षेत्र है उसका जो योगदान था 19.03%। जो तृतीय क्षेत्र है उसका 36.61% योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि सॉरी, एक फैक्ट और बताना भूल गया था मैं आपको 25वें प्रश्न में। जैसे 2024-25 के जो आंकड़े हैं उन पे जो प्रचलित भावों पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसको भी याद कर लेना, क्योंकि हर बार प्रश्न पूछ रहा है। 1,52,615। और जो स्थिर भावों पे जो प्रति व्यक्ति आय है वह बढ़ के हो गई है 70,434।
इससे पहले जो 23-24 के आंकड़े थे, उनमें जो स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आई थी 64,441 थी। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो अटल सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और अटल सुरंग को ही जो रोहतांग सुरंग बोलते हैं। और इसका जो निर्माण है वो सीमा सड़क संगठन ब्यूरो होता है, BRO, उसके द्वारा कराया गया था। और इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो जो अटल सुरंग है वो लेह को मनाली से जोड़ती है, और जो या पीर पंजाल श्रेणी है उसके अंतर्गत आती है। तो यह विश्व की जो सबसे बड़ी जो राजमार्ग जो सुरंग होती है वह है अटल सुरंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो जो 18वां G20 सम्मेलन है वह 9 से 10 सितंबर 2023 को जो दिल्ली में भारत मंडपम है उसमें इसका आयोजन हुआ। तो इसका जो ऑप्शन बी है भारत, वो सही आंसर है। और भी इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। जो 18वां G20 जो शिखर सम्मेलन था उसकी जो थीम थी वो उसको जान लेते हैं। तो उसकी जो थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बाकी जो 19वां G20 जो सम्मेलन नवंबर 2024 में हुआ, वह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। जेनेरो। इसकी जो थीम रखी गई थी वह थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। बाकी जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 में जो होगा वह वह होगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 24 में कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, किस शब्द को? तो जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी है उसने अपना जो 24 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वो ब्रेन रॉट को किया है। तो जान लेते हैं थोड़ा ब्रेन रॉट के बारे में होता क्या है। तो साथियों, जो ब्रेन रॉट है वो सोशल मीडिया में अधिक यूज होता है। इसका जो संबंध है वो सोशल मीडिया में अधिक यूज से है। और एक सोशल मीडिया में एक ऐसी स्थिति बनती है जब इसको उस स्थिति को बोला जाता है ब्रेन रॉट। तो जिसमें जैसे कोई खराब गुणवत्ता का जो कंटेंट होता है, सामग्री होती है, वो बार बार देख के हमारा जब दिमाग निष्क्रिय हो जाता है तो उसको ब्रेन रॉट बोलते हैं। बाकी एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसके द्वारा जो 2024 में शब्द घोषित किया था उसको भी जान लेते हैं कि वो क्या है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2024। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो 2024 का जो वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया है वह मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट। अच्छा, मैनिफेस्ट क्या होता है? तो जो मैनिफेस्ट है वो सोशल मीडिया और जो सेलिब्रिटी संस्कृति में इसकी जो लोकप्रियता बढ़ने के कारण इसको चुना गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्मसत्तू किस क्षेत्र से जुड़े हैं?
तो जो एन.एस. धर्मशक्तु जी हैं, वो एड्स उन्मूलन से जुड़े हुए थे। बाकी अंतर्राष्ट्रीय जो गांधी पुरस्कार है, पिछली बार 2022 में, सॉरी 2022 में किसको दिया गया था उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 22 के बाद अभी ये दिया नहीं गया है। तो जो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया था, एक्शन विलेज इंडिया को दिया गया था 2022 का। बाकी जो एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार होता है, वो 2024 में किसको दिया गया था उसके बारे में भी देख लेते हैं, पूछ सकता है आयोग। तो जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बोचलेट को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी नगर में कलचुरी राजवंश की स्थापना किस शासक ने की थी? त्रिपुरी नगर में पूछ रहा है। तो देखते हैं कि जो कौकल्य प्रथम थे, जिन्होंने जो त्रिपुरी एक जगह है जबलपुर शहर में, जो मध्य प्रदेश में है, तो उसमें जो कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, वो कौकल्य प्रथम ने की थी। बाकी तो महेशमती के जो कलचुरी थे, उनकी जो संस्थापक थे, उनमें नाम आता है कृष्णराज। बाकी जो लक्ष्मीगढ़ है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। लक्ष्मीगढ़ है, इनको ही गढ़देव कहा जाता है। जहाँ कलचुरी शासक गांगेदेव के पुत्र थे, और इनको मध्य भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बाकी जो यशकरण है, वो लक्ष्मीकरण के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ में की थी? तो अंग्रेजों ने जो मंदसौर की संधि जो की थी, वो 6 जनवरी 1818 के आसपास, जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हो गया था। उसके बाद में जो मलहावरा होलकर जो दोथी थे, उनके साथ में अंग्रेजों ने एक शांति संधि की थी, जिसमें जो मराठाओं का जो ज्यादातर क्षेत्र था, वो अंग्रेजों के पास चला गया था। बाकी जो यशवंत राव होलकर हैं, उन्होंने 1805 में अंग्रेजों के साथ एक राजघाट की संधि की थी। और जो तुकोजीरा होलकर हैं, वह राजमाता अहिल्याबाई थी, उनके सेनापति रहे, और बाद में है मराठा शासक भी बन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो ठाकुर निरंजन सिंह थे, उनका संबंध महाकौशल क्षेत्र में जो नरसिंहगढ़ जिला है, सॉरी नरसिंहपुर जिला है, वहां से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में सक्रियता बनाए रखी थी। तो इसलिए इनको महाकौशल क्षेत्र से जोड़ा जाता है। मंदसौर अभिलेख किसकी रचना, मतलब की रचना किस कवि ने की थी? तो पूछ रहा है कि जो मंदसौर अभिलेख है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो मंदसौर अभिलेख है, उसकी जो रचना की थी, वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। और तो बाकी चीजें भी जान लेते हैं। ये बाण भट्ट हैं, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। जो सुबंधु है, एक प्राचीन साहित्यकार रहे हैं, इन्होंने जो रचना की थी वो बासव दत्ता।
गाथा विशुत्ता की रचना की थी। और रवि कीर्ति हैं जिन्होंने एहोल प्रस्थि लिखी, जिसका संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 जो क्वेश्चन है, हीरा भूमिया मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो जो हीरा भूमिया का मेला है वह ग्वालियर जिले में और या उसके आसपास के क्षेत्रों में लगता है। और जो हीरा भूमिया का मेला है वो अगस्त से सितंबर महीने के टाइम पे लगता है। बाकी जो मुरैना है उसमें एक नागा जी का मेला लगता है। गुना में तेजा जी का मेला और टेकरी सरकार का मेला गुना में लगता है। बाकी जो दतिया है उसमें सन कुआ का मेला और रतनगढ़ का मेला आदि। आगे बढ़ते हैं। व्रत संहिता नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो जो व्रत संहिता जो ग्रंथ लिखा गया था वो बरामियर के द्वारा लिखा गया था। और भी जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट ही लिखा। और एक इनकी रचना है दस गीतिका। ब्रह्मगुप्त इनकी जो रचना है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। खंड खादक ये ब्रह्मगुप्त की रचना है। बाकी भवभूति की जो रचना है उनमें मालती माधव, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम, ये भवभूति की रचना है। जो भवभूति है उनको भारती मिल्टन की संज्ञा भी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो यह पीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो जो मादंता है, अ, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम पूछ रहा है, तो जो मादंता का मादंता का जो सॉरी ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? अच्छा, जो मादंता है उसका अभी जो नाम है वर्तमान में वही ओमकारेश्वर है। बाकी जो काकड़ा है तो वो प्राचीन नाम सांची का है। और जो नलपुर है वो प्राचीन नाम शिवपुरी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं रहा? तो साथ ही जो उस्ताद अमीर खां है, तो यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत है उसके गायक व संगीतकार रहे हैं। और इन्होंने ही इंदौर का जो संगीत घराना है उसकी स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है? तो साथियों जो मंदसौर अभिलेख है, इसको कभी कभी दसपुर अभिलेख भी लिखा जाता है, तो इसको दसपुर के नाम से भी जानते हैं। तो जो मंदसौर अभिलेख है उसमें एक रेशम बुनकरों का जो श्रेणी के बारे में उल्लेख किया गया था, उन्होंने ही सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बाकी जो सांची का जो अभिलेख है उसका जो संबंध है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के शासक थे।
और तो उदयगिरि का जो अभिलेख है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। बाकी जो बाघ अभिलेख है उसमें जो धार जिले में जो की गुफाएं हैं उस पे गुफाओं में जो लेख लिखे गए हैं गुफा लेख उन्हीं से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो जो मध्य प्रदेश वन विकास जो निगम है उसकी जो स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में। तो इसका जो विकल्प ए 1975 सही होगा। तो सूची एक तथा सूची दो का सही संयोजन चुनिए। एक साइड कोला की खदानें दी हैं और दूसरा साइड उनका जो कोयला क्षेत्र दिया है। तो जो हापुड़ कोयला क्षेत्र है, कोयला जो खदान है, इसका जो संबंध है तवा घाटी से है। बाकी जो मोपानी कोयला क्षेत्र है उसका जो संबंध है सतपुड़ा खेड़ी से है। और जो बरकुई जो कोयला खान है उसका जो संबंध है वो पेंच घाटी से है। और हिंगन देवी का जो संबंध है कानन घाटी से है। तो जो क्रम बनेगा आपका पहले का दूसरा और पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 जो विकल्प ए वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो अमरकंटक जो विद्युत जो स्टेशन है, जो विद्युत केंद्र है, उसकी स्थापना 1965 में की गई थी। और यह मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर जिला है उसमें स्थित है। और इसका जो स्वामित्व है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र का वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है, उसके द्वारा किया गया है। और इसमें जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है इसकी जो पहली जो इकाई थी वो चालू हुई थी, वह 1977 में चालू हुई थी। और जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो वर्तमान में जो उत्पादन क्षमता है वो 450 मेगावाट के आसपास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 2000 वर्ष 2020 तक किस तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो जो मध्य प्रदेश में जितने भी ताप विद्युत केंद्र हैं उनमें जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो क्षमता है वो सर्वाधिक है। तो जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो क्षमता है 4760 मेगावाट है। बल्कि वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जो ऑप्शन में दिए हैं उनमें से ही बताना पड़ेगा हमें। तो और बाकी विकल्प दिए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो सतपुड़ा जो ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो क्षमता है वह 1330 मेगावाट है। अमरकंटक की हमने अभी जान ही ली थी 450 मेगावाट। जो संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो क्षमता है 520 मेगावाट के आसपास है। और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो क्षमता है 1340 मेगावाट है। तो इसमें जो चार विकल्प दिए हैं उनमें जो संत सिंगा जी हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने फसली क्षेत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जो फसल क्षेत्र है वो 5 है। तो उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के जो 5 फसल क्षेत्र हैं उनमें एक हो गया कपास ज्वार क्षेत्र, दूसरा आपका गेहूं ज्वार क्षेत्र, तीसरा आपका धान क्षेत्र, चौथा गेहूं क्षेत्र, जो पांचवा है धान और गेहूं क्षेत्र, गेहूं और धान बोल सकते हैं। तो ये 5 क्षेत्र हैं फसल क्षेत्र मध्य प्रदेश के। बाकी जो मध्य प्रदेश में जो
कृषि जलवायु को जो प्रकार है 11 प्रकार के जो क्षेत्र हैं, जलवायु क्षेत्र हैं। तो ये भी याद रखना है। जलवायु क्षेत्र 11 है, फसल क्षेत्र 5 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार मुख्य रूप से किससे निर्मित है? तो जो मालवा का पठार है वो जो दक्कन ट्रैप की जो चट्टान है और जिनका जो निर्माण हुआ था मालवा क्षेत्र, मालवा पठार का जो बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ था। इसके कारण इसमें मालवा जो पठार है उसमें काली मृदा अधिक पाई जाती है। और जो काली मृदा है वो सोयाबीन और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र कितना प्रसिद्ध प्रतिशत है? तो 2020 और 21 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वन का वो 30.72 है। बाकी अभी 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके आंकड़े भी आप याद कर लेना, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछा जाएगा 2023 के आंकड़ों पे ही पूछा जाएगा। तो चलिए, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी या समाप्ति सामान्यतः कब होती है? तो जो मध्य प्रदेश है उसमें द- दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी है वो 10 अक्टूबर के आसपास होती है। बाकी जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वह मध्य सितंबर से अ, नवंबर की शुरुआत तक मानसून की वापसी चलती रहती है। तो जिसमें जो मध्य प्रदेश में जो मानसून की जो वापसी की जो समय है वो 10 अक्टूबर के आसपास बनता है। तो इसका जो विकल्प सी है 10 अक्टूबर वही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी जो समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर पाई जाती है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जो 20 डिग्री की जो समताप रेखा है वही कर्क रेखा के समांतर पाई जाती है। आप पूछेंगे कि जो समताप रेखा क्या होती है? तो जो 20 डिग्री की जो समताप रेखा है, जैसे जो 20 डिग्री के जो मध्य प्रदेश में जो औसत तापमान वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है और यह कर्क रेखा के समांतर चलती है 23.5 डिग्री के। तो चलिए, सूची एक का सूची दो का सूची एक और सूची दो का सही संयोजन चुनिए। तो दोस्तों जो नौरादेई है जानती है सागर में, रातापानी रातापानी रायसेन में, करेरा शिवपुरी में और जो बगदरा है वो सीधी में। तो इसका जो क्रम बनेगा 4 2 4 3 2 1। तो 4 3 2 1। ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बाकी जो विकल्प भी है वही सही है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो जो दुर्गावती जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में जो अभी बनाया गया है वह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि दमोह, सागर और नरसिंहपुर में इसका विस्तार है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो राला मंडल इंदौर में है। जो दुर्गावती अभ्यारण्य है वो नौरादेई अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला के बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो पंडित द्वारका प्रसाद जो मिश्र हैं उनकी ये पत्रिका है लोकमत। और जो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हैं वो मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। बाकी और विकल्प हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है उनमें एक बुनी हुई रस्सी और गीत फरोश
ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। और पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले सीएम रहे। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो रचना है इसमें पत्रिका वगैरह थी, परमवीर प्रभा, और इनकी जो अन्य रचनाएं उनमें जैसे योगचरण, हिम तरंगिणी, हिम कीर्तनी आदि इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल में यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, किसके पास है? तो जो हाँ, विधानमंडल में जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वही निर्धारित करते हैं, वही बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। तो उनका जो निर्णय लेते हैं वह विधानसभा अध्यक्ष ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, वो कंप्लीट हो गई है। बाकी लगातार हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो। और हमारा जो मंगलम आईसीएस के अभी हम दो कोर्स चला रहे हैं। एक एमपीपीएससी प्री टारगेट बैच 2026 है। उसकी फीस शुरुआत में हमने 99 रुपये रखी थी, और बाकी अभी उसकी फीस बढ़ा के हमने 1 सितंबर से 129 कर दी है। और एक एफएसओ का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए भी हम मंगलम आईसीएस को डेली का 50 प्रश्नों की एक क्विज चला रहा है। उसकी फीस अभी बढ़ा के हमने 79 रुपये कर दी है। तो आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। धन्यवाद।